हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस यूपीएससी। तो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली आईएएस के इन्वायरमेंटल सेक्शन का जो उड़ान का मैगज़ीन आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं, विच वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2024। देखो, मैं ये मैगज़ीन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये मुझे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल लगा। ठीक है, इसमें बेसिक से लेके हायर लेवल तक बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है, और ऐसा कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में कोई एडिटिंग नहीं होगा। इनकेस अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या फिर मैं उसे फिर से करेक्ट करता हूँ तो उसे मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, इसलिए सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल मोमेंट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, जिसका सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक डिफिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिफिनेशन में क्या है, तो अ नेचुरल कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर टू शेप द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है ये, तो फिजिकल दैट इज़ वाटर एंड एयर, biological that is biomolecules, and chemical interaction that is chemical cycle that affects an organisms or a group of organisms. उसके बाद all organisms depend on environment to carry out their natural life processes and meet their physical environment and meet their physical requirement, food, energy, water, oxygen, shelter, etc. ठीक है, ये क्या था, ये हमारा डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट था। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी वॉज टर्म्ड बाय ए जर्मन जियोलॉजिस्ट दैट इज अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। उसके बाद ये क्या है, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है डीलिंग विद स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर दैट इज एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल्स एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद और ये क्या कहता है, तो ये स्टडीज इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स, बायोम्स एंड बायोस्फीयर दैट इज वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखो कुछ प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, तो क्या है वो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन, फिर वेरिएशन, फिर स्पीशिएशन, उसके बाद म्यूटेशन। ठीक है, तो अडेप्टेशन में क्या कहता है, तो एन अपीयरेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स दैट अलाउज इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जिसमें से टाइप्स में सबसे पहले क्या आएगा, मॉर्फोलॉजिकल दैट इज एग्जाम्पल द फेनिक फॉक्स लिविंग इन डेजर्ट। ये फेनिक्स फॉक्स है, एक एनिमल है, लिविंग इन डेजर्ट हैज़ लार्ज ईयर, अलाउज हीट रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी टू अलाउ इट टू कूलिंग, मतलब अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो अपने कान से हीट को रेडिएट करता है। फिर मॉमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस दैट इज दे आर कॉल्ड एलियंस रूल। अब देखो फिजियोलॉजिकल में क्या है, तो वेनम्स एनिमल्स प्रोड्यूसेस पॉइजन, मतलब जैसे रेप्टाइल्स होता है ना, सांप होता है ना, टू कैच देयर प्रे, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर्स। उसके बाद बिहेवियरल में देखा जाए तो अडेप्टेशन में, तो हाइबरनेशन एज अ विंटर सर्वाइवल टेक्निक, एग्जाम्पल द फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन ऑब्जर्व्ड इन बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स। ये कब आया था, यूपीएससी 2012 में, 2014 में। उसके बाद वेरिएशन में देखा जाए तो चेंज इन जेनेटिक मेकअप्स ड्यू टू addition or deletion of specific genes, example difference in color of skin, types, hairs among different ethnic groups. उसके बाद म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन चेंज इन क्लाइमेट, जोग्राफिकल बैरियर एक्सेट्रा, इंड्यूसेस वेरिएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, तो प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिफाई फ्रॉम अन एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू न्यू फॉर्म्स अंडर न्यू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और न्यू इन्वायरमेंटल नीश। ठीक है, ये वेरिएशन है। उसके बाद स्पेशिएशन ये क्या है, तो स्पीशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अ स्पीसीज कंप्रोमाइजेस मेनी पॉपुलेशन दैट इज ऑफन डिफरेंट पॉपुलेशन रिमेन्स आइसोलेटेड ड्यू टू जोग्राफिक बैरियर, मतलब जोग्राफिक बैरियर के कारण वो एक दूसरे से आइसोलेट रहते हैं। ठीक है, ओवर अ पीरियड जोग्राफिक आइसोलेशन लीड्स टू स्पेशिएशन दैट इज जोग्राफिक स्पेशिएशन और एलोट्रॉपिक स्पेशिएशन। और सिमेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है, तो न्यू स्पीसीज डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली may be due to different food sources despite no physical barrier to interbreeding। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन क्या होता है, तो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल दैट रिजल्ट फ्रॉम अन एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन कॉजिंग द राइज ऑफ न्यू जीन्स, मतलब न्यू जीन्स का राइज किया जाएगा। कैसे, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल दैट रिजल्ट इन एरर इन डीएनए, डीएनए के एरर के कारण न्यू जीन का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज शो वेरिएशन एंड आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब एक ही स्पीसीज के लोग
दो तरह का वेरिएशन शो करेंगे। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वॉलेस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पीसीज अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशनरी फोर्सेस that select among variation, that is genes that help the organisms to have better chances of surviving, reaching reproductive age and passing on suitable adaptation to their progeny। ठीक है, उसको क्या कह रहा है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन कह रहा है। अब देखो इवोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम थ्रू चेंज इन जीनोम। तो ये इवोल्यूशन मतलब ये इवॉल्व कर रहा है, तो मे गिव राइज टू न्यू स्पीसीज and make the organism better suitable for present environmental थ्रू नेचुरल सिलेक्शन या फिर वेरिएशन। तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण या फिर वेरिएशन के कारण ये इवॉल्व कर जा रहा है। अब एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाता होगा, तो कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम अर्थ प्राइमरली ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण पूरा हट जा रहा है। तो बायोलॉजिकल कंपटीशन और इनएबिलिटी टू इवॉल्व फास्ट इनफ टू कोप विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है लेकिन वो इवॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, तो एक्सटेंट हो जा रहा है। तो करंटली 6th मास एक्सटिंक्शन दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, मेनली ड्यू टू द मैन मेड या फिर अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके कारण अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो वो होगा। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड इज द प्रोसेस एक्सग्रेवेटेड बाय मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये कब पूछा गया था, यूपीएससी 2018 में। ठीक है, ये एक्सटिंक्शन के बारे में पूछा गया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी था और ईजी भी था। ठीक है, पर यहाँ पे 2014 में जो पूछा हुआ था ना, देखो ये अडेप्टेशन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, सर्वाइव टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, मतलब मैं अडेप्ट कर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ फिर भी अडेप्ट कर जा रहा हूँ, अगर मैं किसी और स्टेट का हूँ तो वहाँ पे भी रह के अडेप्ट करके अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अब नोटेबल एक्सटेंट स्पीसीज एंड देयर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, हियर इज द टेबल ऑफ स्पीसीज दैट वेंट एक्सटिंक्ट, मतलब ये क्या गायब हो गया है, अलॉन्ग विद द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन एंड देयर टाइम लाइन। ये मतलब कब से कब रहे हैं और ये कब ये गायब हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीशीज आएगा डोडो, तो एक्सटिंक्शन ईयर 1681। उसके बाद आएगा पैसेंजर पिजन 1941 में, 1914 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। मैं हैबिटेट और कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद तस्मानियन टाइगर, इसका एक्सटिंक्शन कब हुआ है, 1936 में। फिर बाइजी दैट इज यांगसे रिवर डॉल्फिन, ये कब हुआ है, 2006 में फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया था। ये मतलब इसका फंक्शन जो है वो अभी फिलहाल वो नहीं प्रेजेंट था, कहीं भी नहीं दिख रहा था वो। ठीक है, ग्रेट ऑक ये 1844 में। उसके बाद पायरीन आइबेक्स ये 2000 में, स्टेलर सी काउ ये 1768 में, कैरेबियन मॉन्क सील 1752 में, गोल्डन टोड ये 1789 में और पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज ये 2012 में, डेथ ऑफ लॉन्सम जॉर्ज, है ना। अब चलिए देखते हैं हैबिटेट। तो डोडो क्या है, तो ये फॉरेस्ट है, मॉरिशियस में मिलता है। उस वक्त पैसेंजर पिजन ये कहाँ पे मिलने मिलता है, तो नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट में। तस्मानियन टाइगर ये तस्मानिया ग्रासलैंड फॉरेस्ट में मिलता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। उसके बाद बाइजी यांगसे रिवर डॉल्फिन ये तो आपको पता ही होगा ना, यांगसे ये चाइना, तो यांगसे रिवर में। उसके बाद ग्रेट ऑक ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। फिर पायरीन आइबेक्स ये पायरीन माउंटेन स्पेन में। ठीक है, उसके बाद स्टेलर सी काव ये कहाँ मिलता होगा, तो नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल वाटर, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, सी काव है कहाँ में एक्चुअली कहाँ मिलता होगा, ये कोस्टल वाटर में मिलता है और यहाँ पे कहाँ, नॉर्थ पैसिफिक में। कैरेबियन सी मॉन्क सील ये कहाँ पे, कैरेबियन सी में। और गोल्डन टोड आपको याद रखना होगा क्योंकि आपसे नाम से पता नहीं लगा पाओगे, तो ये कोस्टा रिका इन क्लाउड फॉरेस्ट। और ये पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज ये कहाँ मिलेगा, ये गैलापागोस आइलैंड में मिलेगा। ठीक है, अब देखो कॉज मतलब एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था, डोडो क्यों हुआ था जो कि मॉरिशस में था, तो ओवर हंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रहा था बाय ह्यूमन एंड प्रेडेशन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज दैट इज एग्जाम्पल रैट्स एंड पिग्स। उसके बाद पैसेंजर पिजन ये क्यों हुआ था, तो मास हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद तस्मानियन टाइगर ये क्यों हुआ होगा, तो हंटिंग बाय ह्यूमन, हैबिटेट लॉस एंड कंपटीशन विद इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज लाइक डॉग। उस वक्त बाइजी दैट इज यांगसे रिवर डॉल्फिन ये क्यों हुआ होगा, तो हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग। उसके बाद ग्रेट ऑक्स ये क्यों हुआ था, तो ये ओवर हंटिंग के कारण फॉर फेदर, मीट, एग, हैबिटेट एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। उस वक्त पायरीन आइबेक्स ये क्यों हुआ होगा, तो ओवर हंटिंग। देखो ओवर हंटिंग आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हंटिंग के कारण ही मेनली हो रहा है या फिर कोई तरह का बीमारी फैल जा रहा होगा। ठीक है, तो उसी के कारण वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा होगा। तो पायरीन आइबेक्स तो ओवर हंटिंग, हैबिटेट लॉस, कंपटीशन विद डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक। उसमें स्टेलर सी काव ये ओवर हंटिंग फॉर मीट, फैट बाय ह्यूमन और या फिर शॉर्टली आफ्टर इट्स डिस्कवरी। उसके बाद कैरेबियन मॉन्क सील ये क्यों हुआ होगा, तो ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसके बाद गोल्डन टोड ये क्यों हुआ होगा, तो ये क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस या फिर नहीं सॉरी एंड फंगल इन्फेक्शन
ठीक है। उसके बाद पिंटा आइलैंड टॉर्टोइस, ये क्यों हुआ होगा? तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, प्रिडेशन बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, दैट इज एग्जांपल एंड गोट एंड रैट्स, ठीक है। अब देखो हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन में क्या होता होगा? देखो सबसे पहले हम कैटेगरी देखेंगे हाइबरनेशन का, तो मैमल्स, तो देखो बियर, मतलब देखो हाइबरनेशन समझ रहे हो ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो एक्सटेंड मतलब लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब अपने हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। चलो मैं आपको और आगे समझाता हूँ। देखो देखो मान लो पहले बियर देखते हैं, एग्जांपल ब्लैक बियर या फिर ग्रिजली बियर, ये क्या कहते हैं? स्लाइट डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट स्लो सिग्निफिकेंटली, ठीक है। उसके बाद मैमल्स में बैट्स, एग्जांपल लिटिल ब्राउन बैट्स या फिर बिग ब्राउन बैट्स, ये क्या करते हैं? फीचर क्या है? तो एंटर टोरपोर या फिर कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग फूड स्केयर विंटर, तो यहाँ पे विंटर के दौरान ये गायब हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हाइबरनेशन कहा जा रहा है। उसके बाद ग्राउंड स्क्विरल, ग्राउंड स्क्विरल तो आप लोगों ने देखा होगा, एग्जांपल आर्टिक ग्राउंड स्क्विरल, ये बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स नियर फ्रीजिंग लेवल। उसके बाद हेज हॉग्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जांपल यूरोपियन हेज हॉग, तो हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंटली। उसके बाद मार्सुपियल्स, एग्जांपल माउंटेन पिग्मी पोसुम, ये हाइबरनेट फॉर मंथ इन एल्पाइन रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, है ना। उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? मैमल्स के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेप्टाइल्स के बारे में। तो टर्टल, एग्जाम्पल पेंटेड टर्टल, तो हाइबरनेट अंडर वाटर रिलाइंग ऑन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। उसके बाद स्नेक्स, एग्जाम्पल गैदर स्नेक, गैदर इन कम्युनल डेंस टू हाइबरनेट। उसके बाद लिजार्ड, एग्जाम्पल ग्रीन इगुना, तो हाइबरनेट इन बरो ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। उसके बाद एम्फीबियन में देखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा फ्रॉग और दूसरा क्या होगा? स्लैमेंडर्स। तो फ्रॉग्स में क्या होगा? तो वुड फ्रॉग या फिर बुल फ्रॉग, तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंटी फ्रीज लाइक सब्सटेंस टू सर्वाइव फ्रीजिंग, एक एंटी फ्रीज प्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन विंटर सीजन, ओके। उसके बाद स्लैमेंडर्स, एग्जांपल स्पॉटेड स्लैमेंडर्स, ये हाइबरनेट अंडरग्राउंड और इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद फिश में देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्प्स, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैटफिश। तो ये कॉमन कार्प्स क्या होता है? तो हाइबरनेट एट बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज विथ रिड्यूस्ड एक्टिविटी। या फिर कैटफिश देखेंगे, तो ये चैनल कैटफिश भी कहा गया है, एग्जाम्पल में है इसका। तो ये क्या करता है? तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन ड्यूरिंग कोल्डर मंथ। उसके बाद द सकर माउथ कैटफिश और पेल्को शोकेस extraordinary survival by enduring month in dried mud without water, equipped with specified breathing organ. It enters dormancy akin to hibernation until rain rehydrates its environment, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट्स, दैट इज लेडी बग्स या फिर बीस, एग्जाम्पल बम्बल बी, और या फिर बटरफ्लाई, एग्जाम्पल मॉर्निंग क्लॉक। तो देखिए सबसे पहले लेडी बग्स के बारे में देखते हैं। तो क्लस्टर इज शेल्टर्ड प्लेस फॉर वार्मथ ड्यूरिंग हाइबरनेशन, तो ये कोई शेल्टर प्लेस को खोज लेते हैं। उसके बाद बीज देखे जाए तो क्वीन बम्बल बीज हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर, और बटरफ्लाई देखा जाए तो हाइबरनेट इन ट्री हॉलोस और क्रैक्स, ठीक है। अब बर्ड्स में तो कॉमन पूर्णविल क्या करता होगा? तो ये इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है, आप देख लेना। तो वन बर्ड नोन टू हाइबरनेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड एंटर्स अ टॉर्पोट लाइक स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखो इकोलॉजिकल हायरार्की अगर देखते हैं, तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले हमारा अगर मान लो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉटम टू टॉप। सबसे पहले आएगा हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आएगा बायोम, फिर आएगा इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। तो बी ई सी पी आई, ठीक है, ई सी पी आई, बी ई सी पी आई, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। बायोस्फीयर, बायोम, इकोलॉजी, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल, ओके। ये आपका क्या रहा? बॉटम टू टॉप इकोलॉजिकल हायरार्की। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे समझाया गया है टॉप टू बॉटम। तो इंडिविजुअल एंड स्पीशीज में, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। स्पीशीज में क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन, इंटरब्रीडिंग, एग्जाम्पल होमोसेपियंस और बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब पॉपुलेशन में देखा जाए तो अ कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पीशीज टाइम, स्पेसिफिक टाइम। उसका कम्युनिटी किसे कहा गया है? तो नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, एग्जाम्पल ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस दो इट में कंटेन हर्ब्स, ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी और स्टेबल कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी में लार्ज साइज एंड रिलेटिव इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ओनली ऑन द सन
एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद माइनर कम्युनिटी में डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी, एग्जाम्पल अ मैट ऑफ लिशन ऑन काउ डंग पैड। ठीक है, ये क्या है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया इसके ऊपर, काउ डंग पैड के ऊपर। उस पर स्टेबल कम्युनिटी में देखा जाए तो डज नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फॉर ईयर टू ईयर, मतलब ईयर टू ईयर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम जिस तरह रहता है वैसे ही रहेगा। इट इज़ रेजिलियंट टू ओकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल और ह्यूमन मेड एंड इन्वेशन बाई एलियन स्पीसीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में इसका डिफिनेशन, मेनली डिफिनेशन क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता होगा, एक दूसरे से इंटरैक्ट करता होगा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बायोम किसे कहते हैं, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्टिंक्टिव प्लांट एंड एनिमल, मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ एरिया जिसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट रहते होंगे, डेट आर अडेप्टेड टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, तो उस इन्वायरमेंट वो अडेप्ट कर गए हैं। तो 5 मेजर बायोम कौन सा होगा, तो एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड तुंद्रा, ये 5 आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटेट। बायोम कैन कंप्राइज अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, तो हैबिटेट्स अलग अलग तरह का होगा बायोम का, तो हैबिटेट का भी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, देखो, बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटेट्स, अ बायोम कैन कंप्राइज अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेट्स एंड कैन बी फाउंड ऑन वेरियस कंटिनेंट्स। उसके बाद एग्जाम्पल है टाइगा फॉरेस्ट आर फाउंड बियॉन्ड द टेम्परेट रीजन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, टाइगर फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, तो टेम्परेट रीजन में फाइंड करेगा, और कहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो बायोस्फीयर, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है, सपोर्टिंग लाइफ, तो ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता हो ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाई देम। उसके बाद एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइएस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशियन, दैट इज हॉस्टाइल कंडीशन। ओकेशनली स्पोर्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया डू ऑकर एट अ ग्रेट हाइट बियॉन्ड 8000 मीटर बट आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, दैट इज इन डॉर्मेंट लाइफ रहता होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कम्युनिटी किसे कहते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सर्वाइविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन। इकोसिस्टम किसे कहेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म कर पाते होंगे। बायोम किसे कहेंगे, तो बायोम क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया, डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते होंगे उस इन्वायरमेंट में। और बायोस्फीयर किसे कहेंगे, तो बायोस्फीयर क्या है, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग क्या क्या रहना चाहिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एटमोस्फीयर। देखो टाइप्स ऑफ बायोम में अगर हम देखते हैं तो सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मरीन, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, बोरियल फॉरेस्ट और तुंद्रा। ठीक है, ये कुछ टाइप ऑफ बायोम्स बताया गया है, और भी है पर अभी फिलहाल कुछ बताया गया था। अब चलो मेन टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले होगा हमारा इकोलॉजिकल नीश, दैट इज यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन ए हैबिटेट और इकोसिस्टम, मतलब उसका यूनिक पोजीशन होना है और यूनिक फंक्शन होना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में और इकोसिस्टम में। उसके बाद नो टू, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नो टू स्पीशीज इन हैबिटेट हैव सेम नीश, मतलब नो टू स्पीशीज इन हैबिटेट हैव सेम नीश बिकॉज द कंपटीशन विथ वन अनदर अंटिल वन इज डिस्प्लेड। मतलब कहा जाता है ना कि नो टू स्पीशीज इन हैबिटेट हैव सेम नीश, मतलब दो स्पीशीज का सेम नीश नहीं हो सकता है, लेकिन सेम नीश में दो हैबिटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ नीश में सबसे पहले आएगा हैबिटेट, दैट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर द स्पीशीज लिव, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट। और नीश क्या होता है, वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जैसे आप मान लो यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर आपका मान लो आप यूपीएससी से रिलेटेड सारा वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब एक नीश क्रिएट कर देता है कि सिर्फ आपको यूट्यूब में यूपीएससी के रिलेटेड ही वीडियो शो करेगा, तो वो एक नीश क्रिएट हो गया। ठीक है, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और मान लो सिर्फ आप भक्ति सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको उसी तरह का सॉन्ग सारा आएगा जो भक्ति रिलेटेड होगा, तो वो एक नीश क्रिएट कर दे रहा है, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट। अब देखो हैबिटेट किसे कहता है, तो द फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर द स्पीशीज लिव। उसके बाद रिसोर्सेज में द फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स द स्पीशीज कंज्यूम। उसके बाद इंटरेक्शन किसे कहेंगे, तो रिलेशनशिप होगा, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप विथ वन अदर स्पीशीज सच एज कंपटीशन, प्रिडेशन या फिर म्यूचुअलिज्म, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कुछ देर पहले। उसके बाद रोल इन इकोसिस्टम में क्या होगा, द इकोलॉजिकल फंक्शन द स्पीशीज परफॉर्म लाइक पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल। उसके बाद नीश नॉलेज प्लेज अ एसेंशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वहीं पे मैंग्रोव्स ऑक्यूपाई अ नीश इन सलाइन
टाइडल जोन या फिर स्टेबलाइजिंग कोस्टलाइन एंड सपोर्टिंग एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। और बीज में बीज परफॉर्म द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पोलिन ग्रेन को एक से दूसरे और ले जाना, क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। उसके बाद टाइप ऑफ इकोलॉजिकल नीश में सबसे पहले आएगा हमारा फंडामेंटल नीश और दूसरा रिलीज नीश। तो फंडामेंटल नीश में द फुल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिसोर्सेज अ स्पीसीज कैन theoretically use in the absence of competition। और रिलीज नीश में the actual condition and resources a species use often narrow due to competition and other biotic interaction। अब देखते हैं how niche influence extinction, मतलब niche के कारण extinction हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको कैसे influence करेगा। तो देखो specialized niche में मतलब कोई स्पेशल तरीका का सिर्फ एनिमल या फिर प्लांट रहता होगा, तो species with specialized niche are highly adapted to specific condition and resources। जैसे कि giant panda reliant on bamboo faces extinction risk if bamboo forest are depleted। ठीक है ना, तो giant panda नहीं रह पाएगा अगर वहाँ पे बैम्बू नहीं रहेंगे। अब देखो कंपटीशन, तो कंपटीशन में क्या कह रहा है, तो व्हेन मल्टीपल स्पीसीज compete फॉर सेम निश वीकर कंपटीशन में बी आउट कम्प्लीट एंड डिक्लाइन। जैसे कि रेड स्क्विरल इन यूके हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन विथ इन्वेसिव ग्रे स्क्विरल। ठीक है, तो ग्रे स्क्विरल वहाँ पे इन्वेशन ले लिया है, तो उसके कारण क्या हुआ है, रेड स्क्विरल का पॉपुलेशन घट गया है। उसके बाद हैबिटेट लॉस, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज हैबिटेट कैन रेंडर इट निश uninhabitable, that is Bengal florican, a glassland bird faces risk of extinction due to loss of grassland habitat। और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज में देखो अल्टरेशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड इकोसिस्टम में डिस्टर्ब स्पीशीज नीड्स, मतलब वहाँ पे कोई तरह का इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा तो एक्चुअल में जो एनिमल वहाँ पे रहता होगा वो हो सकता है डेड हो जाए। जैसे कि द पोलर बियर इज थ्रेटेंड बाय श्रिंकिंग आर्टिक आइस रिड्यूसिंग इट्स हंटिंग ग्राउंड, मतलब वो ज़्यादा अपने एरिया में कॉन्सोलिडेट हो रहा है, मतलब स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होते जा रहा है। ठीक है, जिससे देखो एग्जाम्पल ऑफ नीश अडेप्टेशन बाय ऑर्गेनिज्म टू एस्केप एक्सटिंक्शन में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देयर नीशेस टू चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन और कंपटीशन टू अवॉइड एक्सटिंक्शन। दिस अडेप्टेशन कैन बी बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल। हियर आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो प्रिपेयर्ड मॉथ, दैट इज बिस्टॉन बेटुलेरिया, दैट इज ओरिजिनल नीश क्या था इसका, तो लाइट कलर्ड मॉथ ब्लेंडिंग विथ लीशन कवर्ड ट्रीज। और अडेप्टेशन में देखा जाए तो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड डार्क कलर्ड मॉथ बिकेम डोमिनेंट टू ब्लेंड विथ सूट कवर्ड ट्रीज। और आउटकम इसका क्या हुआ था, द पॉपुलेशन सर्वाइव्ड हैवी प्रिडेशन बाय अडेप्टिंग कलरेशन टू मैच देयर न्यू इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है ना, एग्जाम्पल ऑफ नीश अडेप्टेशन बाय ऑर्गेनिज्म टू स्केप एक्सटिंक्शन। तो अपने आप को मरने से बचने के लिए वो क्या अडेप्ट कर लिया और उसका आउटकम क्या हुआ था। ठीक है, और वो ओरिजिनल नीश उसका क्या था, तो ओरिजिनल नीश उसका क्या था, लाइट कलर्ड मॉथ ब्लेंडिंग विथ लीशन कवर्ड ट्रीज, ये उसका क्या था, ये ओरिजिनली वो इस तरह प्रेजेंट था, लेकिन फिर उसको एज इन चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण वो अडेप्टेशन उसका अलग हो गया और उसका आउटकम ये हो गया। चलो हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि गैलापागोस फिंचेस, ये क्या था, ओरिजिनली सीड ईटिंग फिंचेस था विथ यूनिफॉर्म बीक्स था ये, लेकिन देखो अडेप्टेशन क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड बीक शेप, ये जो बीक है ना यूनिफॉर्म बीक था तो इसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया एंड साइज टू स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट फूड सोर्सेज, दैट इज एग्जांपल सीड्स एंड इंसेक्ट्स एंड कैक्टस। ठीक है, उसका आउटकम क्या हुआ, अवॉइडेड कंपटीशन बाय ऑक्यूपाइंग यूनिक फीडिंग नीश लीडिंग टू अडेप्टिव रेडिएशन, है ना। अब देखो जैसे मान लो अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है तो देखो यहाँ पे 100% समझ में आ जाए। देखो कोरल स्पीशीज़ ये क्या होता है, तो इसको क्या चाहिए, वार्म चाहिए, शैलो वाटर इन ट्रॉपिकल सीज, लगभग कितना 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रॉपिकल वाटर्स, ओके। लेकिन देखो अब इसका अडेप्टेशन क्या हुआ, सम कोरल अडेप्टेड टू टॉलरेट स्लाइटली वार्मर वाटर एंड इंक्रीज्ड एसिडिटी इन ओशियन। देखो ओशियन का एसिडिटी बढ़ता जा रहा है, ओशियन का एसिडिटी बढ़ता जा रहा है और प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कार्बन सिंकिंग। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ओशन का एसिडिफिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या कर रहा है कोरल उसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसका आउटकम क्या हुआ है, पार्शियल सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ एमिड्स क्लाइमेट इंड्यूस्ड ब्लीचिंग इवेंट, मतलब ये क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीच के कारण भी पार्शली वो सर्वाइव कर जा रहा है। ठीक है, ये था आपका ओरिजिनल नीश अडेप्टेशन और आउटकम, ये आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पोलर बियर्स ये क्या कर रहे थे, ये आइस डिपेंडेंट थे और हंटिंग ऑफ सील्स था, लेकिन देखो इंक्रीज लैंड बेस्ड स्कैवेंजिंग, दैट इज एग्जांपल ईटिंग बर्ड्स एग्स बीड्स बेरियर्स एज आइस मेल्ट्स। देखो इसका आउटकम क्या हुआ, टेम्पररी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, दो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर अनसर्टेन। उसके बाद देखो
नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, क्योटीस, दैट इज कैनिस लेटेरेंस। तो ये क्या रहते थे, तो ये ओरिजिनल नीश इसका कहाँ था, तो प्लेन्स एंड ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसका अडेप्टेशन क्या था, अडेप्टेड टू अर्बन एंड सब अर्बन इन्वायरमेंट्स बाई एक्सप्लोरिंग ह्यूमन फूड वेस्ट एंड स्मॉलर प्रे। जिसका आउटकम क्या हो गया, ये अडेप्ट कर लिया था ये, और इसका आउटकम क्या हुआ, तो पॉपुलेशन एक्सपेंशन इनटू एरिया डोमिनेटेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्लिड फिश। तो सिक्लिड फिश तो आप लोगों ने देखा होगा, तो डिफरेंट डेप्थ एंड फूड प्रेफरेंस इन अफ्रीकन लेक। जिसका अडेप्टेशन क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रेटेजीज सच एज ईटिंग एल्गी, प्लैंक्टन्स और स्नेल्स टू अवॉइड कंपटीशन। तो अपने कंपटीशन को घटाने के लिए उन्होंने न्यू अडेप्टेशन गेन कर लिया। जिसका आउटकम क्या हुआ, तो हाई बायोडाइवर्सिटी हो गया इन लेक्स लाइक लेक विक्टोरिया थ्रू नीश डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखो कंगारू रैट्स, इसका क्या था, तो अरिड डेजर्ट रीजन इन नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ रहते थे, अरिड डेजर्ट रीजन इन नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन देखो इसका अडेप्टेशन डेवलप्ड एफिशिएंट वाटर रिटेंशन एंड नॉक्टर्नल हैबिटेट टू अवॉइड प्रेडेटर्स एंड डिहाइड्रेशन। तो अपने डिहाइड्रेशन मतलब मौत से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एफिशिएंट वाटर रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर लिया। जिसके कारण इनका आउटकम क्या हुआ, तो सर्वाइवल इन एक्सट्रीम ड्राई इन्वायरमेंट बाय मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। अब देखो हमिंग बर्ड, तो फीडिंग ऑन जनरल नेक्टर सोर्सेस इन फॉरेस्ट। लेकिन इसका अडेप्टेशन स्पेशलाइज्ड बीक शेप टू एसेस स्पेसिफिक फ्लावर, रिड्यूसिंग कंपटीशन विथ अदर बर्ड्स। और इसका आउटकम क्या हुआ, को इवॉल्व विथ स्पेसिफिक प्लांट्स एंश्योरिंग म्यूचुअल सर्वाइविंग। अब देखो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, ये आपको एकदम बेसिक बताया गया है। फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में शेयर अ कॉमन हैबिटेट डिपेंडिंग ऑन कॉमन रिक्वायरमेंट। मतलब उस तरह का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो वो अपना क्या करेंगे, हैबिटेट को शेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल हैबिटेट टुगेदर मेक अप द इन्वायरमेंट। तो 2-3 हैबिटेट मिलके एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, और एक तरह का इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, उसको क्या कहते हैं, वो हैबिटेट कहते हैं। उसके बाद देखो उसके बाद ऑल हैबिटेट, देखो सबसे पहले हैबिटेट, फिर 2-3 हैबिटेट मिलके इन्वायरमेंट, उसके बाद ऑल द हैबिटेट्स कंस्टिट्यूट्स एन इन्वायरमेंट वेयर नो अदर इन्वायरमेंट्स आर हैबिटेट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इकोटोन। देखो इसी से रिलेटेड था, हैबिटेट से रिलेटेड था ये सब सारा टर्म, इसीलिए इसको सबसे पहले हैबिटेट को डिस्कस कर लिया गया था। चलो देखते हैं, सबसे पहले किसको बता रहा है, इकोटोन को। तो इकोटोन क्या है, तो जोन ऑफ ट्रांजिशन है। देखो जैसे कि लैंड इकोसिस्टम, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन जोन इकोसिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। तो जोन ऑफ ट्रांजिशन में बिटवीन 2 बायोम वेयर 2 कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट, यहाँ पे पर्टिकुलरली ओवर हियर ट्रांजिशन जोन में इंटीग्रेट, that is diverse ecosystem, it is characterized by both ecosystem, that is example मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे देखो एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे सी ओशियंस डेजर्ट, सी ओशियंस वाटर्स, ठीक है, और बीच में क्या है, मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव एज एन ट्रांजिशन जोन होगा, तो यहाँ पे उसी का एग्जांपल दिया गया है, बाय बोथ इकोसिस्टम एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में क्या रहेगा, ग्रासलैंड। तो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन कहा गया है इकोटोन को। तो मे बी नैरोअर बिटवीन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट और वाइडर बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। अब जोन ऑफ टेंशन क्या है, तो कंडीशन intermediate to adjacent ecosystem or far greater productivity than natural ecosystem due to wide ranging species from the adjacent ecosystem being present in ecotone. उसके बाद well developed ecotone may contain some organisms entirely different from those of adjoining communities, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोलाइन। तो ये क्या है, तो जोन ऑफ ग्रेजुअल बट continuous change from one ecosystem to another, no sharp boundaries between the two in terms of species composition, it occurs across the environmental gradient, gradual change in abiotic factors such as altitude, temperature, saline depth etc. उसके बाद एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज, ये दोनों क्या टर्म है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एज इफेक्ट। तो अपीयरेंस ऑफ डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ हाई नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन द इकोटोन। मतलब हाई नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसका। इकोटोन कंपेयर टू आइदर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ एज इफेक्ट। उसके बाद स्पीशीज दैट ऑकर प्राइमरली और मोस्ट एविडेंटली इन द जोन इज नोन एज एज स्पीसीज। मतलब वैसा स्पीसीज जो प्राइमरली वहीं पे मिलता हो और वहाँ पे बहुत एविडेंट अमाउंट में हो,
तो उसको एज स्पीसीज बोलेंगे। और द अपीयरेंस ऑफ डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ हाई नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ इकोटोन कंपेयर्ड टू अदर एज आइदर कम्युनिटी इज टर्म्ड एज एज इफेक्ट। उसके बाद एग्जाम्पल में देखा जाए तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड, और डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव सच दैट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड एंड सिस्टम लेवल प्रोसेसेस सच एज द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इमर्जेस। ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2015 में। इसे और समझा दे रहा हूँ। दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है ये। क्या? इकोसिस्टम। यहाँ पे नेचर का मेन फंक्शनिंग का कार्यक्रम होता है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन विच दे लिव सच दैट एनर्जी इज एक्सचेंज फ्रॉम सम सिस्टम लेवल प्रोसेसेस सच द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड इमर्जेस। जैसे देखो यहाँ पे एबायोटिक केमिकल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मिनरल, ये क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर जा रहा है। मान लो ये प्रोड्यूसर प्लांट यहाँ पे भी हीट रेडिएट कर रहा है, और यहाँ कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ये क्या कर रहा है? ये भी हीट रेडिएट कर रहा है। लेकिन डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगी, ये भी हीट रेडिएट कर रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर प्लांट ये क्या कर रहा है? डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट बनाया है कि ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे सोलर एनर्जी आ रहा है और यहाँ पे हीट रेडिएट करते जा रहा है। तो सोलर एनर्जी किसके तहत आ रहा है? तो प्रोड्यूसर प्लांट के तहत। बाकी सब क्या आ रहा है? इसको कंज्यूम कर जा रहा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोज भी कर रहा है। मान लो इसका डेड मतलब इसका फीकल या फिर कोई और मटेरियल बाहरी, या फिर ये खुद मर जा रहा है, तो इसमें बैक्टीरिया डिकम्पोजर इसमें एक्ट कर जा रहा है। फिर ये एक नया जनरेशन ऑफ स्पीसीज इसको आके खा रहा है, फिर वो हीट रेडिएट कर रहा है, फिर ये एबायोटिक केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये एज एन हीट इन्वायरमेंट में रेडिएट कर जा रहा है। ये हमारा इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद ऑल इकोसिस्टम्स आर इन्वायरमेंट बट ऑल इकोसिस्टम्स आर इन्वायरमेंट बट ऑल इन्वायरमेंट आर नॉट इकोसिस्टम। ये आपको ध्यान रखना होगा। द इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब जिसमें लाइफ सस्टेन हो सकता है, जिसमें लाइफ सस्टेन नहीं हो सकता है। देखो, बायोटिक कंपोनेंट रिफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्लेइंग डिस्टिंक्ट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉफ, ये क्या रहेगा? ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जिसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट, सर्टेन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, माइक्रोस्कोपिक एल्गे एक्सेट्रा आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। एल्गे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये क्या है? ये यूपीएससी 2021 में आया था। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का एक एग्जांपल था। तो ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो, लग रहा होगा आपको जैसे सर्टेन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, ये सब है क्या? लेकिन ये एक्चुअल में क्या था? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर था, दैट इज अंडर बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो अबायोटिक कंपोनेंट में, अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। मतलब ये एक नींव देते हैं, फाउंडेशन देते हैं फॉर द इकोसिस्टम टू फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज एंड कंडीशन दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, न्यूट्रिशंस, विंड्स, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी एक्सेट्रा। उसके बाद चलो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैक्रो कंज्यूमर, इसको मतलब क्या कहा गया है? तो सबसे पहले हर्बीवोरस, तो फीड्स ऑन प्लांट, एग्जांपल शीप्स एंड रैबिट्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर फीड्स ऑन हर्बीवोरस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहा गया है? और हर्बीवोरस आपको पता ही होगा, फीड्स ऑन प्लांट्स, एग्जांपल शीप एंड रैबिट्स। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको फिर ध्यान रखना होगा, फीड्स ऑन हर्बीवोरस। ठीक है, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर किसे कहा गया होगा? जो कार्निवोरस फीडिंग होगा ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि लायन, ये किसको खाएगा? फीड्स ऑन हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस क्या करेगा? वो किसको खाएगा? प्लांट एंड एनिमल को। ठीक है, उसके बाद ओमनीवोरस किसे कहा है? जो बोथ प्लांट एंड एनिमल को खाएंगे, जैसे कि ह्यूमंस एंड बियर्स। और माइक्रो कंज्यूमर्स किसको कहा गया है? तो फैगोट्रोफ्स दैट इज इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, और ऑस्मोट्रॉफ्स दैट इज एब्जॉर्ब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और सैप्रोट्रॉफ्स या फिर डिकम्पोजर्स फीड्स ऑन डेड्स ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फैगोट्रॉफ्स
इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को फैगोट्रॉफ्स कहा गया है। ऑस्मोट्रॉफ्स किसको कहा गया है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करते होंगे। और सैप्रोट्रॉफ्स किसे कहा गया है, फंगी एंड बैक्टीरिया को। ये पूछा गया इसीलिए मैंने फिर से बताया सैप्रोट्रॉफ्स। और डेट्रिटिवोरस ये कंज्यूम्स डेट्रिटस एंड हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन, दैट इज एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है। आपको अर्थवर्म से डेट्रिटिवोरस याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने एबायोटिक बता दिया आपको, ये बायोटिक का था। अब चलो एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखेंगे लाइट, दैट इज इफेक्ट्स ऑन टेरेस्टेरियल ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, तो हाई इंटेंसिटी फेवर्स रूट ग्रोथ, शॉर्टन स्टेम्स, रिजल्ट इन स्मॉलर थिकर लीव्स, और लो इंटेंसिटी लाइट रिटार्ड ग्रोथ और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। और ओनली रेड एंड ब्लू लाइट आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ये आपको ध्यान रखना होगा। रेड एंड ब्लू लाइट्स आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, और ब्लू लाइट दैट इज प्लांट्स आर स्मॉल, और यूवी लाइट कॉजेज ड्वार्फिंग, मतलब उसको शॉर्ट इन हाइट बना देते होंगे। और रेड लाइट लीड्स टू इलोंगेटेड या फिर एट्यूलेटेड प्लांट्स। और टेम्परेचर का क्या कारण रहता होगा, मतलब क्या इफेक्ट रहता होगा, तो हाई टेम्परेचर कॉजेज कोएगुलेशंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन या फिर डेसिकेशंस ऑफ टिश्यूज, मतलब टिश्यूज़ को खराब करते होंगे, एंड मॉइस्चर डिप्लीशन। और लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट फ्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर इंक्रीजेज द ट्रांसपिरेशन एंड डिहाइड्रेट सेल लीडिंग टू कैंकर फॉर्मेशन। स्नो का क्या इफेक्ट होगा, शॉर्टेन वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड और एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट सीडिंग फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड माइक्रोब्स फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन्स। और नाइट्रोजन का ये रहा होगा, दैट इज नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू कंपटीशंस बिटवीन द प्लांट्स एंड माइक्रोब्स फॉर सॉइल नाइट्रोजन। और वाटर का एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स अपटेक्स। और वाटर का एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स अपटेक। और सॉइल का प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स वाटर्स एंकोरेज फॉर प्लांट रूट्स। और पीएच लेवल क्या रहता होगा, ये एसिडिटी और बेसिसिटी, दैट इज डिटरमाइंस सॉइल्स एंड वाटर एसिडिटी और एल्केनिटी अफेक्टिंग प्लांट्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। और मिनरल्स का क्या इफेक्ट रहता होगा, विटाल फॉर प्लांट डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। और विंड का इन्फ्लुएंसेस सीड डिस्पर्सल, ट्रांसपिरेशंस रेट्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशंस। और प्रेसिपिटेशन का डिटरमाइंस वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। और डाई बैक का, इट इज द progressive dying usually backward for the tip of any portion of plant adaptive mechanism to avoid adverse conditions like drought. Generally the root remains alive for year together but the shoot die, मतलब रूट रह जाता होगा पर उसका शूट मतलब ऊपरी धार मर जाता होगा। एग्जाम्पल साल, रेड सैंडर, सिल्क, कॉटन ट्री एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे द इकोसिस्टम फंक्शन इज एक्सपेंसिव एंड encompasses a dynamic systems that can be explored through the following three aspects, that is function of ecosystem सबसे पहले आएगा हमारा इकोलॉजिकल सक्शन, एनर्जी फ्लो और बायोकेमिकल साइकिल, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इकोलॉजिकल सक्शन ये है क्या, द प्रोसेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज इन एन एरिया चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू लार्ज स्केल चेंज और डिस्ट्रक्शन। मतलब कह रहा है ना, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी इन एन एरिया चेंज हो जाते हैं ड्यू टू लार्ज स्केल चेंजेस और डिस्ट्रक्शन। इट्स स्पीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल लोकेशन एंड ऑकर्स फास्टर इन एरिया इन मिडिल ऑफ लार्ज कंटिनेंट, ठीक है। मतलब लार्ज कंटिनेंट के मिडिल वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा इस तरह का इफेक्ट देखा जाता होगा। और ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज एंड देयर प्रोसेसेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्शन, सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी, दैट इज द फर्स्ट प्लांट टू colonize an area. उसके बाद sectional stage, that is series, the progressive series of changes where one community replaces another. और transitional community are also replaced serial communities and characterized by increased productivity, nutrient shift और organism diversity and food web complex. और climate community में final stage stable and matter, it's more complex and long lasting, ठीक है। अब टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन आएगा और दूसरा हमारा आएगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बैरन लैंडस्केप, उसके बाद पाइनियर स्पीसीज आता होगा उसमें, उसके बाद इंटरमीडिएट कम्युनिटी आ जाते होंगे, उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मतलब ये प्लांट एंड एनिमल बड़ा हो जाता होगा। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन में सबसे पहले इंटरमीडिएट कम्युनिटी, क्लाइमेट कम्युनिटी, फिर से ये क्या होता होगा, पेट्रबेशन हो जाता होगा, फिर से ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मतलब साइकिल शो कर जाता होगा। उसके बाद देखो मान लो
डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइमरी सक्सेशन में ऑकर्स इन एरिया वेयर नो प्रीवियस कम्युनिटी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी चीज़ पहले प्रेजेंट नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ शो किया गया है. दैट इज ऑफ एन हार्श इन्वायरमेंट, रॉक ओवरक्रॉप आउटक्रॉप एंड सैंड ड्यून्स. और पायनर स्पीशीज में दैट इज हार्ड स्पीशीज लाइक माइक्रोस, मॉसेस एंड लिशंस. दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गे स्पीशीज लाइक क्निडेरियंस, फंगीज, प्रोटोजोआ कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स. ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया है. पायनियर स्पीशीज किसे कहा गया है? तो ये हार्ड स्पीशीज लाइक माइक्रोब्स एंड मॉसेस हैं जो मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर जाते हैं वैसे रीजन में जहाँ पे ये बैरन आइलैंड होगा, बैरन लैंडस्केप होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पायनियर अल्टर द हैबिटेट थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को अल्टर कर देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और रिलेटिवली शोज स्टार्टिंग फ्रॉम बैरन कंडीशन. और सेकेंडरी सेक्शन क्या होगा? तो फॉलोज कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय नेचुरल इवेंट्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, फायर्स और बाय ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. वेल डेवलप्ड सॉइल already present in site or hardy grasses initially followed by herbivorous plant and eventually trees or faster, that is as it builds up existing soil and community remnants. उसके बाद टाइप ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन कॉजेज में सबसे पहले ऑटोजेनिक सक्सेशन और दूसरा एलोजेनिक सक्सेशन. तो ऑटोजेनिक में क्या होगा? तो ब्रॉड अबाउट बाई बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ का रहेगा. और वहीं पे एलोजेनिक का क्या रहेगा? तो ब्रॉड अबाउट बाई ए बायोटिक कंपोनेंट दैट इज फायर या फिर फ्लड ऑफ द इकोसिस्टम. उसके बाद टाइप ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट्स में सबसे पहले आएगा जेराराज सक्सेशन दैट इज ऑकर्स ऑन लैंड विथ लो मॉइस्चर कंटेंट दैट इज बेयर रॉक्स में सबसे पहले जेराराज सक्सेशन दिखा जाएगा. उसके बाद पायनियर आ जाएगा उसमें दैट इज कोलोनाइजिंग प्लांट अडेप्टेड टू एरिड कंडीशन. तो प्लांट वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा अडेप्टेड टू एरिड कंडीशन वाला. उसके बाद प्रोग्रेशन में सबसे पहले सक्सेशन लीड्स टू मेसोफाइटिक हैबिटेट दैट इज मॉडरेट वाटर और हाइड्रेट सक्सेशन दैट इज टेक्स प्लेस इन वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स एंड लेक्स. और पाइनियर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स इन प्राइमरी सक्सेशन और प्रोग्रेशन में फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद फॉलोड बाय फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स और उसके बाद रूटेड हाइड्रोफाइट्स, इसके बाद सेज ग्रासेस और उसके बाद ट्रीज. ओके, ये था इसका फ्लो चार्ट. उसके बाद लिथोसीरी रॉक बेस्ड सक्सेशन दैट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन बेयर रॉक, जिसका स्टेजेस किस तरह रहेगा? लिचेंस एंड मॉसेस ब्रेक डाउन द रॉक टू फॉर्म सॉइल. तो लिचेंस एंड मॉसेस क्या करेंगे? सॉइल बना देंगे. फॉलोड बाय ग्रासेस आ जाएगा, फिर शर्ब्स आ जाएगा, फिर ट्रीज आ जाएगा. और वहीं पे पैस्पामोरसेरी सैंड बेस्ड सक्सेशन उसको कहा गया है. किसे कहा गया है? सैमोसेरी को. ये दिस वन. ओके, अब अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक कर रहा हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी. ठीक है. सक्सेशन ऑकरिंग इन सैंड ड्यून्स में सबसे पहले स्टेजेस अगर देखा जाए तो पायनियरिंग प्लांट लाइक मैरम ग्रास स्टेबिलाइजेज द सैंड, मतलब सैंड को स्टेबिलाइज किया जाएगा फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लाइक कौन से टाइप के ग्रासेस? तो मैरम. और ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ शर्ब्स एंड वुडलैंड्स. उसके बाद हेलोसिरी दैट इज सॉल्ट वाटर बेस्ड सक्सेशन वहाँ पे आ जाएगा. और सक्सेशन इन सलाइन इन्वायरमेंट लाइक सॉल्ट मार्शेस और मैंग्रोव. अब स्टेजेस में देखा जाए तो बिगनिंग विथ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट सबसे पहले आएगा, जिसको क्या कहते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को क्या कहा जाएगा? हेलोफाइट्स. और प्रोग्रेसेस टू लेस सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज एज सॉइल सैलिनिटी डिक्रीजेस. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रॉपिक लेवल दैट इज रिप्रेजेंट्स द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. और ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन. ठीक है. तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में इसको यहीं तक रहने देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं टॉपिक लेवल से आपको फिर से डिस्कस करूंगा. ठीक है. होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू वॉच सो दैट यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि देखो, उड़ान मैगजीन का ये इन्वायरमेंटल सेक्शन का जो उड़ान मैगजीन का ये पोर्शन जो आया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ये आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक अच्छे से समझा देगा. मतलब बेसिक टर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी. और इन्वायरमेंटल सेक्शन में प्रॉब्लम यही रहा है कि आपको बेसिक्स का डेफिशिएंट रहा है, तो वो आपको नहीं हो और उसको इरेडिकेट करने के लिए ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ मैंने लाया है. होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स.